हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार। डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। और आज हम एक नया टॉपिक जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है यूपीएससी, एसपीएससी और सीएससी और अदर एग्जाम के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछने की संभावना रहती है। सीएजी और महान्यायवादी ये बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है, इनको आप छोड़िएगा मत। और छोड़ना तो किसी को नहीं है, लेकिन इनको विशेष कर पढ़ना है, आपको कई बार पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावनाएं रहती हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि सीएजी का भारत में क्या रोल है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में इसे कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फ्रेंड्स, इनका नाम तो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेकिन वास्तव में ये केवल क्या करते हैं, लेखा परीक्षा ही करते हैं, ऑडिटिंग का काम ही करते हैं और कंट्रोलिंग का काम नहीं करते हैं। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि जो ब्रिटेन है, यानी ब्रिटेन में जो हमारा सीएजी है, ब्रिटेन में सीएजी है, ब्रिटेन के सीएजी से अगर हम थोड़ा कंपेयर करवाएं तो हमारा सीएजी ब्रिटेन के सीएजी से थोड़ा शक्तिशाली नहीं है। जितना कि शक्तिशाली ब्रिटेन का सीएजी है, उतना शक्तिशाली भारत का सीएजी नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसके महत्व को कम करके नहीं देख सकते। भले ही वो एक अलग बात है, कंपेयरिंग में थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन महत्व इसका फिर भी बराबर है। ये जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जो सीएजी होता है वो निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। ब्रिटेन में दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और वो निचले सदन का सदस्य होता है, जबकि भारत का सीएजी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटेन का सीएजी ऑडिटिंग और कंट्रोलिंग दोनों करता है। यानी इस बात को समझिए, आप बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए कई गार्जियन होते हैं, किसी लड़के ने मम्मी से पैसे मांगे, मम्मी पैसा दे दो, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। कुछ माँ ऐसी होती हैं जो पिताजी से नहीं पूछती, दे देती हैं। लेकिन बाद में पिताजी क्या करते हैं, जांच करते हैं कि तो 10,000 रुपए कहाँ गए। बेटे से पूछेंगे तो बेटा स्लिप दिखाएगा, ठीक है, कि उसने कहीं बर्बाद तो नहीं कर दिए। जिस काम के लिए दिए थे पैसा, उसी काम के लिए उसने यूज किए हैं या नहीं। फिर ये तो है मान लीजिए भारत का सीएजी, ठीक है, कि पैसा दिए माने 10,000 रुपए और 10,000 रुपए की पिताजी ने स्लिप वगैरह देखी। ब्रिटेन के सीएजी पे आ जाए, ब्रिटेन 10,000 रुपए मान लीजिए माँ ने बेटे को दिए और पिताजी ने कहा लाओ स्लिप वगैरह दिखाओ। तो पहले माँ क्या करेगी, 10,000 रुपए देने से पहले पूछ लेगी कि ये बताइए बेटा 10,000 रुपए मांग रहा है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पिताजी कह देंगे दे दो तो ठीक है, और पिताजी कह देंगे नहीं दो तो, या क्या किस उद्देश्य से लिए मांग रहा है। तो कहने का मतलब कंट्रोल भी कर रहे हैं यहाँ पिताजी, कंट्रोलिंग का काम भी है। और यहाँ तो क्या, मान लो दे दिए, पैसे दे दिए गए हैं, बाद में क्या हो रहा है, जांच की जाएगी, बाद में गलत पाया जाएगा या सही पाया जाएगा, वो एक बाद का मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो मैं कह सकता हूँ हो ही रही है। और ऑडिटिंग का काम भारत में, लेखा परीक्षा का काम सीएजी कर रहा है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं करेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, जैसे राज्यपाल या महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, महान्यायवादी और राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। और जिस दिन राष्ट्रपति चाहेगा, बिना कारण के भी इनको हटा दिया जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई संविधान का अतिक्रमण नहीं करता कोई भी अधिकारी, तो फिर भी अगर चाहें तो हटा सकते हैं बिना किसी कारण के। लेकिन भारत
का जो सीएजी है, अपना सीएजी है, तो वो उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने अभी आपको देखा कहीं ना कहीं ऑडिटिंग का काम कर रहा है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं करते। इनको उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा के 100 सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य आरोप लगाएंगे। अगर आरोप सही पाया जाता है तो जांच समिति को ये प्रस्ताव दे दिया जाएगा और जांच समिति इस पर जांच करेगी। जांच करने के बाद जो प्रस्ताव है वो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, यानी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ठीक है। यानी राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545, दोनों का 2/3, दोनों का आप जोड़ देंगे या अलग अलग 245 का 2/3 निकालेंगे, फिर 545 का 2/3 और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो विशेष बहुमत से हटाने की प्रक्रिया है। इसका अगर हम पद की बात करें तो ये ऐतिहासिक पद है और संविधान 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान बना और तब अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान किया गया कि भारत का एक सीएजी होगा, ठीक है। यानी सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। फिर अनुच्छेद 149 बनाया गया राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य से, इनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं वो अभी हम देखेंगे पूरा। और फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 148 राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 149 ये है 149 शक्तियां व कर्तव्य, और 150 केंद्र व राज्यों के लेखा सीएजी की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर सीएजी रखता है। और 151 में जो रिपोर्ट है, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसके बाद संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर इसको रखवाएंगे। इस रिपोर्ट को बाद में पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति को रिपोर्ट दे दी जाएगी। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा और बताऊंगा कि लोक लेखा समिति क्या होती है। लोक लेखा समिति, मैंने आपको संसद की समितियां पढ़ाई हैं, आप वो वीडियो जाके देखिए और वहां मैंने बताया था कि सीएजी लोक लेखा समिति के सदस्य, लोक लेखा समिति सीएजी लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र व गाइड के रूप में काम करते हैं। तो अनुच्छेद 151 में हमने क्या बताया आपको, अनुच्छेद 151 में हमने आपको बताया कि सीएजी अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाएगा, ठीक है। तो ये है प्रावधान, ठीक है। 149 में शक्तियां व कर्तव्य है, अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करेगा। और जो सीएजी है, कैग है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करेगा। मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन महान्यायवादी, अभी बाद में महान्यायवादी को देखेंगे, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करेंगे। ऐसे राज्यपाल भी, तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1858 के एक्ट में महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया था और ये वो टाइम है जब कंपनी शासन भारत में समाप्त कर दिया गया था। 1857 का विद्रोह हुआ था, जो बहुत बड़ा विद्रोह था, और फिर कंपनी शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटेन के जो क्राउन थे, राजा थे, ठीक है, क्राउन ने इस भारत का शासन डायरेक्ट संभाला फिर, ठीक है। फिर एडवर्ड ड्रमंड प्रथम ऑडिटर जनरल थे, ठीक है। 1919 का एक्ट मॉन्टेग्यू जेम्स कोड अधिनियम, और इसके द्वारा सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया सीएजी को।
और 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा सीएजी को और शक्तियां दी गई। और फिर जब भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, तो अनुच्छेद 148 में इसके प्रावधान किया गया कि भारत में एक सीएजी होगा और वो क्या करेगा, सीएजी जांच करेगा, सरकारी वित्त पर नियंत्रण रखेगा। अगर मान लीजिए सीएजी का पद नहीं होता, तो अगर हम इसके महत्व को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। मान लीजिए एज्यूम करिए कि सीएजी का पद नहीं होता, तो फिर क्या होता, तो क्या वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित हो पाती? नहीं। तो अगर हम इसके महत्व को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये लोक वित्त को सुनिश्चित करता है, ठीक है, या सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि ये संसद का एजेंट होता है, ठीक है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता, एजेंट होता है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर आपने बताया था सदस्य नहीं होता, एजेंट होता है। जी हाँ, एजेंट होता है। कार्यकाल की स्वतंत्रता, ये हम अभी बात किए हैं इसके, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना, कार्यकाल मैं यहाँ लिख दे रहा हूं 6 वर्ष या 65 वर्ष। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र में सीएजी बनता है तो वो 56 वर्ष की आयु तक सीएजी के पद पर रहेगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए 62 यानी 62 वर्ष की आयु में सीएजी बनता है तो वो 3 साल ही सीएजी के पद पर रहेगा, ठीक है। तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसके बाद शक्तियां व कर्तव्य पे आते हैं। तो क्या करेगा सीएजी, तो सीएजी मैंने बताया कि जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं या जितने भी निगम हैं, इसमें कुछ अपवाद भी हैं जिनकी वो जांच सीएजी नहीं करता, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी जांच सीएजी नहीं करता है, ठीक है। तो विनोद राय जी थे सीएजी 2010 में, जब ये सीएजी को कोई नहीं जानता था। आज तो सीएजी को बहुत सारे लोग जानते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को। उस समय इस पद को कोई नहीं जानता था। 1,76,000 का घोटाला, 2G स्टैम्प घोटाला इन्होंने पकड़ा था और ये बड़ा घोटाला था। इससे रातों रात सीएजी का पद चर्चा में आ गया। सुबह जब लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा तो सीएजी कौन होता है भाई, क्या काम होता है, तो लोगों ने जानना शुरू कर दिया। हालांकि आज भी बहुत सारे आम लोग सीएजी को नहीं जानते, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। हमारे ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, हम जो टैक्स देते हैं उसे संचित निधि में रखा जाता है। अभी 3 निधियों पे हम बात करने जा रहे हैं, संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा निधि। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है, यानी हम पर जो टैक्स लगाया जाता है, कई प्रकार के हम पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, तो उनको संचित निधि में रखा जाता है। और फिर ऐसा प्रावधान है कि संसद विधि बनाकर मतलब बिना विधि के सरकार कोई भी पैसा सरकार को नहीं देगी संसद, तो संसद विधि बनाकर सरकार को पैसा देगी और फिर सीएजी उस पैसे की जांच करेगी। यानी 1 रुपए भी सरकार अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च नहीं कर सकती। तो संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा निधि, संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा निधि, ये 3 निधियां हैं। तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। लोक लेखा निधि जो हमारा पैसा बैंकों में जमा है, ठीक है, तो अनुच्छेद 266 में ही लोक लेखा निधि का प्रावधान है। और आकस्मिकता निधि, उसमें भी हमारा ही पैसा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही आकस्मिकता निधि से पैसा निकाला जा सकता है और संचित निधि से पैसा संसद की अनुमति मिलने के बाद निकाला जा सकता है। तो इस पर जो महालेखा परीक्षा की जाती है, लेखा परीक्षा कौन करेगा? सीएजी करेगा। यानी कहाँ
जो पैसा जहाँ के लिए दिया गया था वहाँ खर्च किया गया या नहीं किया गया। तो संचित निधि केंद्र, राज्यों एवं वो संघ शासित प्रदेश जहाँ संचित निधि, ठीक है, जहाँ विधानसभा है उनकी संचित निधियों का लेखा परीक्षा, आकस्मिकता निधियों का लेखा परीक्षा, और भारत की आकस्मिकता निधि और राज्यों की भी अपनी अपनी संचित निधियां हैं, और केंद्र व राज्य दोनों की अपनी अपनी संचित निधियां हैं, और दोनों की अपनी अपनी आकस्मिकता निधियां हैं, लोक लेखा निधियां भी हैं, ठीक है। तो इन निधियों की जांच, यानी यहाँ से पैसा सरकार को दिया गया और सरकार ने उस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च किया या नहीं किया, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिया गया हो। हालांकि इसके अपवाद रहते हैं, वो एक अलग बात है। कई सरकारी कंपनियों, निगमों, प्राधिकरणों की जांच करता है और राष्ट्रपति को सीएजी 3 रिपोर्ट सौंपता है: विनियोग लेखा पर वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखा पर वार्षिक परीक्षा रिपोर्ट, और आपका सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। इसके बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों के सभा पटल पर लोकसभा राज्यसभा में रखवाएंगे। बाद में पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखी। इसके बाद महत्व, सुझाव और आलोचना। तो सुझाव क्या होना चाहिए, यानी कई बड़े मछलियां जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एफसीआई है, एसबीआई है, ठीक है, एलआईसी है, इनके नियंत्रण में नहीं आते, तो इसे भी इनके नियंत्रण में लाया जाना चाहिए और इनका अंकेक्षण सीएजी के द्वारा कराया जाना चाहिए, ठीक है। ऑडिटिंग माने होता है अंकेक्षण या जांच करना, ठीक है। कंफ्यूजन में मत होइए और टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते चलिएगा। और क्या सुझाव दिया जाता है, जैसे पंचायती राज है तो वो सीएजी के नियंत्रण में नहीं आता, तो उसे भी इसके नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी, इसके अंदर में लाई जानी चाहिए। और फिर आलोचना क्या की जाती है, एप्पल बाई ने, पॉल एच एप्पल बाई ने इनकी जमकर आलोचना की। कहा सीएजी का पद औपनिवेशिक विरासत के रूप में भारत में है और इन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती, इन्हें प्रशासनिक जानकारी नहीं होती। एक उप सचिव भी बहुत अच्छा प्रशासक होता है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा जानकारी रखता है प्रशासन के मामले में। इन्हें क्या जानकारी होती, सीएजी को तो कोई जानकारी होती नहीं। तो कई बार अनिच्छा हो जाती है, लोग पकड़ने काम ही नहीं करते कि भाई पकड़े जाएंगे और हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और मान लीजिए पकड़े गए तो फिर कई बार अनिच्छा आ जाती है। तो ऐसा बताया जाता है कि प्राथमिक कारण है सीएजी, इनकी वजह से लोगों के मन में अनिच्छा हो रही काम करने की, ठीक है। तो सीएजी का, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, हम इसे एक महत्वपूर्ण पद मानेंगे। अब बताइए अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप हैंडल कर पाएंगे या नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, लेते हैं चलिए उदाहरण के तौर पे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में विचार कीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में विचार कीजिए। नीचे आपको 3-4 विकल्प दे देगा कि नंबर 1 सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है और सीएजी को ये अधिकार नहीं है कि वो सीएजी को ये अधिकार है कि वो सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकार के अधीन पद धारण कर ले। अब आपसे कह देगा 1-2 सही है, 1-3 सही है, तीनों सही है, तो कौन सा सही है? सभी गलत है, सभी गलत है, ठीक है। तो अगर आपसे मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि भारत के सीएजी की तुलना ब्रिटेन के सीएजी से कीजिए, तो क्या आप हैंडल नहीं कर पाएंगे? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बार-बार वीडियो को देखिए और लगातार आपको मैं समय-समय पर टिप्स भी बताता रहूंगा, ठीक है, कि कैसे मेंस परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को भी हैंडल करेंगे। धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए और कमेंट्स में जो भी क्वेरी हो वो आप डाल दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।